चलिए जी, ठीक है जी। तो ये साइन वाला हम इससे पहले भी 2-3 दफा कर चुके हैं और हमने उस वक्त भी बात की है, कई दफा पेपर में जो है वो आ चुका है। साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा की लिमिट 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने इससे पहले भी एक सॉल्व किया था। साइन 4x ओवर 4 था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। साइन शायद 6x डिवाइडेड बाई 2 था, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे है साइन 2/3x और अपॉन में 2x है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर में ही। तो ये पूरा जो है ना लिमिट के साथ 1 हो जाएगा और बाकी जो है वो 1/3 हमारे पास जो है वो बचेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है ये एमसीक्यूज नंबर 10 था। 11 देखिएगा, 11 में नहीं, ये 11 ही था। ठीक है। 12 क्या है, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी कई दफा बात हो चुकी है, डायग्राम बना के हमने देखा था, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। तो जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, पहले और तीसरे का बाइसेक्टर। इसका स्लोप 1 होगा, इंक्लाइनेशन 45। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। इसका स्लोप हमारे पास 1 है और इसका थीटा जो है वो क्या है, 45। अबे यार कौन आया भाई, अफसा। चले, इसका स्लोप 1 है और इंक्लाइनेशन जो है इसका क्या है, 45 है। यहाँ पर स्लोप पूछा है, स्लोप 1 होगा। उसके बाद 13 है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया। और हमें जो है वो क्या है, उसके वर्डिसेस जो है वो गिवन है, क्या होगा। अच्छा अब जरा देखिएगा, इसमें ना दो चीजें हैं। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है, ट्राइंगल हमें एक गिवन है। देखें उसके वर्टिसेस हैं 0 0 और है 2 0 और थर्ड वर्टेक्स है 0,4। देखिए ट्राइंगल का जो एरिया है ना, एरिया हमारे पास जो है वो बराबर होता है 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। आप इस डिटर्मिनेंट में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर जरा यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली पता है हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल है। देखिए एक वर्टेक्स है 0 0, दूसरा वर्टेक्स है 2 और 0 और तीसरा वर्टेक्स है 0 और 4। यानी ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है। बेस 2 है, एल्टीट्यूड 4 है, तो एरिया जो है ना वो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। आप चाहें तो यहाँ रख के भी सॉल्व, अच्छा देखिए यहाँ रख के भी सॉल्व करने में इतना इशू नहीं होगा। 1/2 0 0 1 2 0 1 और 0 0 और सॉरी 0 4 और 1। ठीक है जी, ये है ना। तो यहाँ भी करेंगे तो इस रो से करेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ा और 2 के साथ और 4 4 1 का 4 2 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह भी जल्दी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। बट यहाँ देखते हुए नजर आ रहा था कि ये जो है ना जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक्सीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के साथ बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और एरिया हमारे पास जो है वो क्या होगा, एरिया हमारे पास होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है जी। तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, इससे हमें मिल जाएगा एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है। ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो गिवन है, देन द पॉइंट। गुड, ये हम वहां भी बात कर चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो देखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये एक अच्छा एमसीक्यूज गिवन है। ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये हमें पॉइंट गिवन है। हमें ये बताना है कि ये पॉइंट ऑन द लाइन है, अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। ये पॉइंट ऑन द लाइन है, अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। अच्छा हमें बेसिकली पॉइंट की नेचर बतानी है। याद है हमने बहुत दफा बात की थी, हमने कहा जब भी किसी की नेचर बतानी हो तो क्या होता है, बी पॉजिटिव। सो नेचर बताने के लिए बी पॉजिटिव। अगर पहले से ही आपने सोचा हुआ है कि इसके बारे में कोई मुझसे पूछे तो सही, फिर मैं बताता हूं कि ये कैसा बंदा है या बंदी है, तो फिर आप नहीं बता सकते ना। सो बी पॉजिटिव अगर आपको याद हो, इसलिए बार बार हमने बात की थी बी पॉजिटिव। सो फर्स्ट बी पॉजिटिव एंड देन फाइंड द नेचर। सो इट मीन्स के ये हमारे पास हो जाएगा -3x प्लस वाई और -5 इज इक्वल टू 0 बिकॉज बी पॉजिटिव। बी जो होता है ना, वाई का कोफिशिएंट होगा ना, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ पुट कर देते हैं इस पॉइंट को, तो -3 टाइम्स ऑफ 1 +2 -5, तो -3 +2 और -5 यानी के नेगेटिव, और नेगेटिव होता है तो क्या होता है जी, याद है, बिलो द लाइन। और अगर आप डायरेक्टली इसको पुट करते, तो डायरेक्टली पुट करने पे 3 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 5 तो पॉजिटिव आता, फिर आप कहते हैं अबव द लाइन, बट वो गलत हो जाता। सो नेचर फाइंड करने के लिए ना बी पॉजिटिव, फर्स्ट बी पॉजिटिव देन फाइंड द नेचर। ये बात हम बहुत दफा क्लास में कर चुके हैं, यकीनन आपको याद होगा, तो ये इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें नेचर बतानी है। सो ये क्या होगा, बिलो द लाइन होगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा 15, टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड ज्वाइंटली, ज्वाइंट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब पैरेलल। तो ये बात भी हम कर चुके हैं, लिख चुके हैं, लास्ट में हमने क्लास में लिखा था। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अगर दो लाइंस पैरेलल या कोइंसाइड कर रही होंगी तो h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, चौथा ऑप्शन। ठीक है ना जी, चौथा ऑप्शन। जो नेक्स्ट हमारे पास है उसके लिए क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये होगा जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और उसके साथ साथ हमने कहा था a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये तब होगा जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं, हमने लास्ट क्लास में लिखा था, सारी कंडीशन लिखी थी इसकी। ये आप कौन सा करवा रहे हैं? यार ये पेज नंबर 36 पे 15, ये देखें 15, ओके सर। 2016 का, ये 2016 चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, यहाँ से। ठीक है, चलें, ठीक है ठीक है, चलें आगे चलते हैं। देन हमारे पास जो है वो क्या है, उसके बाद देखिएगा 16, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन। सो मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, ठीक है ना जी। इन सेंटर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, और सेंट्रोइड होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है जी, ये जहन में रखिएगा। और एक चीज और जहन में रखिएगा कि जो तीनों मीडियंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। किस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं 2:1 में। ठीक है जी, जरा यहाँ देखिएगा, बहुत खराब सी भी अगर हम एक डायग्राम बनाए, हमने एक डायग्राम बना ली और हमने इसके मीडियंस ड्रॉ किए, ये हम जो है वो मीडियंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम मीडियंस जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखें, अब अगर सेंट्रोइड जो है ना, सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो जो ये फॉर्मूला ड्राइव होता है ना, ये रेशो से ड्राइव होता है, और अपॉन में 3 इसलिए आता है क्योंकि ये 2+1 होता है। ठीक है ना जी, ये 2+1 होगा तो 3 बनेगा। अच्छा, अब देखिए बहुत खराब सी डायग्राम बनाई, फिर भी लग रहा है कि ये लाइन की लेंथ ज्यादा है और ये कम है। ये होती है 2 और ये होता है 1। इसी तरीके से देखें, ये ज्यादा है, ये है 2 और ये है 1, ये ज्यादा है, ये है 2 और ये है 1। बेसिकली जो मीडियंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2:1 में। इंटरसेक्ट ईच अदर्स इन 2:1, ये ध्यान में रखिएगा जी। ये भी एमसीक्यूज में जो है वो आ सकता है, पता नहीं आया नहीं आया, बट आ सकता है, हम हर दफा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जहन में रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है ना जी, ये मीडियंस हमारे पास जो है ना, ये मिड पॉइंट है, इसी तरीके से जो है वो ये मिड पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन जो है ये है सेंट्रोइड। ये दूसरी तीसरी दफा ये एमसीक्यूज आ गया, बट जो मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो 2:1 में करते हैं, तो इनकी रेशो भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, ये शायद पहले भी आया था, दोबारा आ गया। ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज जो है 17, और वो क्या है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट, हमें डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, ये इंटीग्रेट करने के लिए आया था, अगर आपको याद हो, लॉग के साथ एक्सपोनेंशियल, और ये इंटीग्रेट करने के लिए आया था मेरे ख्याल से, इंटीग्रेट अभी डिफरेंशिएट करने के लिए आया। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो एक तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, अदरवाइज लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और उसके बाद जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो x² का डेरिवेटिव होगा 2x।
ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते तो देखिए लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको अपॉन में ले जाओ, इनटू उसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल है एज इट इज लिख दो, इनटू उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव 2x, तो होगा क्या कि ये और ये हो गए कैंसिल और बाकी जो बचा ना वो सिर्फ ये बचा 2x। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर जो है ना वो 2x ही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है गुड, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो जरा देखिएगा। वो हमारे पास जो है वो क्या है, कहा जा रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है 1 के, सो देन सो वी हैव टू सॉल्व दिस। कोई बताएगा कि ये है क्या? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को सर। स्लोप को कर रहा है, गुड गुड, जबरदस्त। हाँ भाई स्लोप को ही कर रहा है, बिल्कुल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, स्लोप को तो कर रहा है। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर वैसे जो है ना स्लोप को भी कर रहा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। हमने कहा एक ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशिएट हो गई। अच्छा, अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें ना तो चूंकि आंसर में जो है ना वो कुछ इक्वेशंस ही गिवन है, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। तो क्या होगा जी, डी वाई बराबर होगा सॉरी, डी वाई जो है वो बराबर होगा, डी वाई बराबर होगा डी एक्स के, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई किया, सो दिस इज द वाई और ये होगा एक्स प्लस सी। तो ये एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही है ना, हमने कहा कि एक ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशिएट हो चुकी है, जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसका डेरिवेटिव ये होगा, सो इंटीग्रेट किया तो हमें वो इक्वेशन वापस मिल गई। ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है पहला वाला ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये मेरे ख्याल से अरम साहब जो है ना बार बार ये राहिम जो है माइक ओपन करके बता रहे हैं, तो बस इनसे ही पूछते हैं। हाँ भाई, इसका आंसर बताइएगा। इंटीग्रल ऑफ 1045 का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा? 1045 का इंटीग्रल क्या होगा जी, बताइएगा। सेक स्क्वायर 45 प्लस सी। अरे वाह, गुड गुड जनाब। इन्होंने कहा कि 10 का इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर, तो इन्होंने कहा सेक स्क्वायर 45 प्लस सी। ये जो है ना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए गलत इसलिए है कि 1045 का मतलब होता है 1। कुछ मैसेजेस आए हैं। ऑप्शन सी, राहिम कह रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है, और किसी ने सेक 45 भी बताया। तो अब जरा देखिएगा, अच्छा अब सही ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। ए आ गया, ठीक है जी। 1045 1, इसका मतलब है भाई ये कांस्टेंट है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रल डीएक्स के रिस्पेक्ट से क्या होगा, एक्स प्लस सी। तो थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा जनाब। अगर आपने लिखा ना 10 का इंटीग्रल सेक स्क्वायर, गुड, ये अच्छी बात है कि आपने इंटीग्रल याद कर लिए। अब मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में बता भी नहीं सकता कि वो 10 इंटीग्रल, बाकी तो आप समझ रहे हैं ना। तो अब वो 10 इंटीग्रल है, सॉरी क्या कह रहे हैं? 10 का सेक स्क्वायर ही होता है। हाँ बिल्कुल जी, सेक स्क्वायर होता है। मैं मेरी भी तो सुन लो भाई, 10 का इंटीग्रल सेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ कि आपने याद कर लिया, ये इंटीग्रल याद कर लिए, वरना ऑनलाइन क्लास में मैं बिल्कुल भी नहीं आपको बता सकता था कि वो 10 इंटीग्रल आपको याद करने हैं। मगर ये है 1045, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं। 1045 जो है, जरा यहाँ देखिएगा, 1045 का मतलब है ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है भाई, 1045 का मतलब होता है 1, नंबर 1। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, 10x नहीं है। 10x का इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर x। 1045 का मतलब है ये एक कांस्टेंट नंबर है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस कांस्टेंट। ये देखो ना, 1045 1, सो वी हैव टू इंटीग्रेट 1 dx। इसका आंसर होगा x प्लस सी। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ख्याल रखिएगा, ये पहले भी कहीं आ चुका है, आई थिंक 2010 में भी ये एमसीक्यूज इसी तरह का एक आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोबारा से रिपीट हुआ है 2016 में। चले जी, उसके बाद जो है ना ये अगेन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसको याद रख लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और हम हमेशा स्टूडेंट से कहते हैं कि ये वैसे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में आता है, और फिर ये 2015-16 में आ भी गया। ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये याद रख लें। नहीं भी अगर आप याद रख रहे तो आपको शायद याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई की पावर ए एक्स
ए इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स। इसका आंसर क्या था जी, याद है? इसका आंसर था, हाँ भाई कोई बताएगा इसका आंसर क्या था? सर इसका वो था ना वो ई की एफ ऑफ पावर एक्स एक्स, प्लस हाँ नहीं, ई पावर की एफ ऑफ पावर एक्स। एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, बिल्कुल ठीक है जी। ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अफ्सा कह रही है इसका ऑप्शन सी है। ठीक है जी, सी तो देखते हैं है या नहीं है। ठीक है जी, यही बात हुई थी ना, हमने कहा था कि अगर एक ई की पावर एक्स ही होना चाहिए, फिर एक्सप्रेशन में जो है ना दो जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें दो हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे और एक का डेरिवेटिव दूसरा होगा, तो ई की पावर एक्स के साथ जिसका डेरिवेटिव है वो लिखेंगे, तो ये इसका आंसर होगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है जी, याद आ गया ना? बुक का क्वेश्चन है, हमने कहा था ये एमसीक्यूज में आ सकता है और ये अक्सर आता भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में आता है, यहाँ भी रेगुलर पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है भाई? चलें अब देखते हैं 2015, ईयर 2015। सो 2015 में हमारे पास देखिएगा जी, पहला जो है वो क्या है, एमसीक्यूज अगेन, जो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो है बी स्क्वायर और इक्वल है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अभी सॉल्व किया था शायद, आपको ध्यान में हो तो पूछ रहा है कि ये कौन जो है कोनिक जो है वो क्या है। तो देखें बी स्क्वायर इक्वल है ई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा तुक्का नहीं मारिएगा, यहाँ से देख के सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अब ये यहाँ और बी स्क्वायर वहां, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब यहां से पता चल रहा है कि इलिप्स, क्योंकि अगर हाइपरबोला होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इलिप्स है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, व्हाटएवर, बीच में माइनस आता है। तो यहां से वैसे अगर आप ई निकालेंगे ना तो ई जो है ना वो क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड करेगा और फिर रूट ले लेंगे। सो ये, और इसका मतलब है कि ये जो है वो क्या है, ये हमारे पास है इलिप्स। अभी पिछले से पिछले पेपर में ही सॉल्व किया था, उसमें हाइपरबोला आ रहा था। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो हाइपरबोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो इलिप्स। क्लियर है? तो इक्वेशन देख के तुक्का शुक्का नहीं लगाइएगा जी, ये जरा सॉल्व कर लीजिएगा एक दो स्टेप, तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा। सेकंड में क्या है, इन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मॉड ऑफ 4a किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम को। सेकंड में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, मॉड ऑफ 4a लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हमारे पास जो है वो एक वेक्टर है a डॉट b, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a और b दो वेक्टर हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी कहीं आ चुका है। सो परपेंडिकुलर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। चौथे, सॉरी अगर पैरेलल हो, नहीं, पैरेलल होगा तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर है तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, देखिए ये भी ध्यान में रखें कि हमारे पास a डॉट b बराबर है a मॉड b मॉड और cos ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब अगर हमारे पास जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है तो सॉरी, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट में जब ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का में हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, ए डॉट बी अगर 0 होता है, ए डॉट बी 0 होता है तो उस सूरत में जो है ना वो क्या होगा, देखें अगर ये 0 होगा तो ए मॉड बी मॉड, ये वैसे हमने सारा देखा था शायद याद हो, ये वहां चला जाएगा। देखें थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 का मतलब है कि 90। तो अगर एंगल जो है ना 90 है, यानी अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी 0 होगा। इसी तरीके से अगर क्रॉस ले लें तो उस सूरत में हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, क्रॉस ले लेंगे तो फिर यहाँ पर ए क्रॉस बी और वो होगा ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। और उस सूरत में आपने जो है ना वो, सॉरी कुछ किसी ने कुछ पूछा, सर आपने अपॉन में ई लिखा है वहाँ, अरे यार अपॉन में ई लिख दिया, समझ जाओ ना, अपॉन में ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा, 0 आएगा तो साइन 0 0, तो इसका मतलब है अगर वो पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 और अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। चलिए जी, चौथे में कह रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड, चौथे में इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, निकाल लो यार, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना
ये डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लगा दिया। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 6 7 8 9 ये रूट में आएगा, 9 का मतलब है 3 यूनिट्स। ठीक है ना जी, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ जाएगा 3 यूनिट्स आ जाएगा। देन पांचवा है फंक्शन है cos x। cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, cos इवन साइन ऑड tan ऑड, सही है ना भाई, ये भी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन होगा, मॉड ऑफ एक्स इवन फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास जो cos x है वो क्या है, वो इवन फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 6 में कहा जा रहा है कि ए एन और 1/n है और इसकी लिमिट बतानी है। तो सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सीक्वेंस की लिमिट के लिए हमने कहा था इसको इनफाइनाइट पोजीशन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो ए एन दिस इज एंड द लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी, सो 1/n। इसके ऊपर जब इंफिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो 1/infinity जो है वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो आंसर इसका जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। 7 देखिएगा, एक्स स्क्वायर -9/x-3, तो इसमें लिमिट जो है वो क्या है, लिमिट हमारे पास जो है वो 3 है। जरा यहाँ देख लीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और एक्स स्क्वायर -9/x-3। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, फैक्टर बना के लिमिट अप्लाई करेंगे। सो जब फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनाने के बाद x-3 से x-3 कैंसिल होगा, x + 3 बचेगा। और जब अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पे x की जगह पे 3 रखा, 3 + 3 यानी कि आंसर आएगा 6। ठीक है जी, यहाँ पे फैक्टर बने, फैक्टर बनने के बाद कैंसिल होगा, फैक्टर बनने के बाद कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर -9 को x-3 x + 3 लिखेंगे, x-3 से x-3 कैंसिल, बाकी बचेगा x + 3, लिमिट अप्लाई की, 3 + 3 6, आंसर है 6, बिल्कुल आंसर है 6। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। 2.1 का वो लास्ट वाला क्वेश्चन है। हमें इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, म्यू cos थीटा, म्यू sin थीटा, और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, 0 0। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस जो है वो क्या निकलेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो दिस इज म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस म्यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना जी, म्यू स्क्वायर कॉमन निकाला, रूट से बाहर आके म्यू, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो डी जो है ना वो क्या हो जाएगा, म्यू यूनिट्स। 2.1 का बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे। ठीक है जी, डिस्टेंस निकालना है, सिंपल, हमने डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर होगा। अजान हो गई क्या, अभी नहीं हुई ना, अच्छा ठीक है जी। तो डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना, ऐसी है, 0 - म्यू cos का स्क्वायर, म्यू cos स्क्वायर, म्यू sin स्क्वायर, म्यू स्क्वायर कॉमन, रूट से बाहर आके म्यू, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सिंपली म्यू होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन, द स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन, जी बताइए वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा। अच्छा माजरत के साथ मैं भूल जाता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है ना भूल जाता हूँ। वर्टिकल क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल है, मेरी बेटी कह रही है, और ये वर्टिकल, पे जो होती है ना, अच्छा वाई एक्सिस पे जो होती है, हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है, वाई ये वर्टिकल है, ये मेरी बेटी ने मुझे बताया, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो क्या होगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होगा। अच्छा 5 मैसेज भी आ गए, क्या है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अच्छा भाई ठीक है जी, ये ठीक है, वर्टिकल का स्लोप इन्फिनिटी, हॉरिजॉन्टल होता तो उसका स्लोप जो है वो 0 होता। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो क्या है, पॉइंट हमारे पास जो है वो ABC आर कोलिनियर, ABC कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। ठीक है ना जी, 10 में ABC कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन है, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2, अगर लाइन का स्लोप -2 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 3 है, तो इस तरह का एमसीक्यूज भी हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास जो स्लोप है वो -2 है और जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है, तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज y इज इक्वल टू mx माइनस 2x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 3 विच इज 2x प्लस y माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है पहला वाला, 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, पहला वाला।
क्लियर। चले उसके बाद हमारे पास जो है वो 12, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये भी बहुत दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और हमने कहा था ये एमसीक्यूज में आएगा, आपको याद होना चाहिए, के मेथड में भी यूज किया था। अगर हमारे पास दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी, और अगर दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम यूज कर चुके हैं, याद होना चाहिए। तो अगर दो लाइन जो है वो पैरेलल हैं तो उस सूरत में हमारे पास होगा A1 और B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0, और अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना जी। याद है कुछ बेसिकली क्या था, हमने कहा था L1 जो है वो अगर है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, के मेथड में भाई ये हम कंडीशन यूज कर चुके हैं अगर याद हो। इसी तरीके से ये एक दूसरी है और इसमें हम कह देते हैं A2x प्लस B2y और प्लस चाहे तो इसको भी C1 C2 कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखें, अगर दो लाइंस पैरेलल है ना तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। अगर पैरेलल हैं तो x और y के कोफिशिएंट सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे और साइन चेंज करें तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा पैरेलल में। परपेंडिकुलर में x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं और साइन चेंज हो जाता है, तो फिर दोनों x और दोनों y को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0 आएगा। ठीक है, जैसे भी समझे, याद रखें, कुछ भी है के मेथड में यूज किया था और उस वक्त भी हमने कहा था कि एमसीक्यूज में आएगा। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 12 में कह रहा है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर का मतलब है कि ऑप्शन जो है वो कौन सा, तीसरा वाला, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। देन हमारे पास जो है ना वो क्या है, देन हमारे पास है 13, और 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है कि वी हैव टू इंटीग्रेट, नो वी हैव टू डिफरेंशिएट। हमें डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, log x को। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव तो अब तो मेरे ख्याल से नूर खान को भी पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, आप लोग शायद बता भी रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है जी, log x का डेरिवेटिव यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया मुझे 1/x होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आगे चलते हैं 14 देखिएगा, अ फंक्शन f of x इज मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम, जब सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 मिनिमम। ठीक है जी, यही बात हुई थी। उसके बाद हमारे पास जो है वो 15 में कह रहा है इंटीग्रल ऑफ 10x, इंटीग्रल ऑफ 10 2x, 10 2x का इंटीग्रल, 10 2x का इंटीग्रल, 10 का इंटीग्रल होता है log, ये होगा log sec 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। है भाई ये कहीं ऑप्शन, log sec 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है, नेक्स्ट में हमें कहा जा रहा है सो वी हैव टू इंटीग्रेट, व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 3x dx। तो ये 3 एज इट इज रहा, इंटीग्रेट करते हुए एक्सपोनेंशियल है एज इट इज लिखा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया। तो उस सूरत में हमारे पास जो है राहिम कह रहे हैं कि ऑप्शन सी है। तो देखते हैं भाई ऑप्शन सी क्या है। बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन सी है, 3 से 3 कैंसिल होगा और ऑप्शन सी होगा। अच्छा किसी और ने कहा ऑप्शन 2, नहीं ऑप्शन 2 नहीं होगा ना भाई, मसला ये है ऑप्शन 2 इसलिए नहीं होगा कि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, जब 3 से 3 कैंसिल हुआ तो फिर जो है जो राहिम परदेसी साहब कह रहे हैं वही आंसर आएगा। इसका आंसर जो है ना वो e की पावर 3x प्लस p होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा मेरी छोटी बेटी जो है ना वो कुछ ज्यादा ही दांत निकाल रही है राहिम का नाम सुन के, ये वो वीडियो देखते थे बच्चों की। सर ऑप्शन बी है, अब फिर किसी ने कहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अच्छा हाँ ऑप्शन तो बी सही है, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड है, सेकंड, ठीक है ये यही होगा, सेकंड होगा। ठीक है, हाँ भाई सेकंड जो भी लिखा हुआ है वहां देख लो, अरे आंसर ये आ रहा है ना। अब ये ऑप्शन बी है, सी है, जो भी है, मैं आपसे पहले भी कहा था मैं ऑप्शंस नहीं देखता, मतलब आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करें उसका आंसर निकाल लें, देख लें जहां भी ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सो इसमें कुछ ज्यादा इंटीग्रल के क्वेश्चन आ गए। 1 + x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x और dx, ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा, लिखा हुआ है। इसका जो डेरिवेटिव होगा ऊपर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। देखें इसका डेरिवेटिव जो है ना वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x + 2,
और 2x+2 का मतलब है ऊपर तो लिखा हुआ है x+1 या 1+x, यानी कि 2 मिसिंग है। लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ 2 मिसिंग है ना भाई, लिखा हुआ है, टेंशन क्यों ले रहे हैं, लिखा हुआ है बिल्कुल, मैसेज भी आया, लिखा हुआ है, बट 2 मिसिंग है ना। तो 2 मिसिंग होने का मतलब ये है कि 1/2 लिख के अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2+2x और डिवाइडेड बाय x² + 2x और dx। ठीक है जी, फिर किसी का मैसेज आया, अच्छा जी हाँ, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेट करते हुए 1/2 एज इट इज रहा और लॉग के साथ आ जाएगा x² + 2x + c। ढूंढे भाई ऑप्शन में कहीं ये है, ये एमसीक्यू नंबर कौन सा था, 16 17। अच्छा अब यहाँ देखें, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला, हाँ तीसरा वाला। कैसे तीसरा वाला, क्योंकि ये क्या है, ये देखें, ये जो लॉग के साथ है ना, ये जो लॉग के साथ है ये बन जाएगा इसकी पावर। ठीक है, ये हम वो करते रहे, तो ये हो जाएगा लॉग और रूट में x² + 2x + c, ये ऑप्शन दिया हुआ शायद। ठीक है जी, हाफ इसकी पावर बन गया ना, हाफ पावर बनेगा तो इसका मतलब है रूट आ गया, तो ये एक अच्छा एमसीक्यूज दिया हुआ है, ऑप्शन हमारे पास है सी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 2r। तो एक ऐसा सर्किल जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, सेंटर ओरिजिन पर होगा, तो x² + y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, x² + y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना जी, तो रेडियस वो कह रहा है 2r है, तो x² + y² इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर का मतलब है 4r²। तो देख लें जी 4r² कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ये तो गलत है। ओरिजिन एंड भाई दिया रेडियस इज है, इक्वल दिया टू है। 2। अच्छा हाँ दिया हुआ है, दिया थर्ड हुआ है, ऑप्शन। ठीक है जी, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने बेसिकली सॉरी फोर्थ और सेकंड पे नजर पड़ी, थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद है रेडियस ऑफ इक्वेशन, ये फिर आ गया भाई, x² + y² + 2gx + 2fy प्लस एक दफा c आया था, एक दफा p आया था, अभी पिछले उसमें फिर c आया था, अब यहाँ पर k है, तो रेडियस होगा g² + f² - k, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना जी, 19 का ऑप्शन सेकंड। उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ इलिप्स, इलिप्स का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या है, 2b² a, 2b² a। अच्छा देखें, 2a² b भी गिवन है, 2b² a भी गिवन है, ये बात हम कर चुके हैं कि अगर हमें नहीं बताया जाए ना मेजर एक्सिस एक्स पर है वाई पर है, उस सूरत में हम एक्स पे लेंगे, तो 2b² a, ख्याल रखिएगा सेकंड ऑप्शन जो 20 है ना, इसका हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन 2b² a, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है जी, अच्छा जी ऐसा करते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, क्लास तो मीटिंग एंड होने में 6 मिनट है, तो ऐसा करते हैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, घर पे ही नमाज पढ़ेंगे ना, तो 5 मिनट में पढ़ लीजिए, तो हम 5 मिनट के बाद यानी 7:30 बजे दोबारा ज्वाइन करते हैं क्लास को। ठीक है जी, 5 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से क्लास को, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लास रिज्वाइन करेंगे फिर 2014 को देखेंगे। ये सर एक तो बार 14 बता दें, एक बार 14 बता दें, 14। 14 बता दें, 14 में हमारे पास जो है ना वो फंक्शन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, हमने कहा था ना नेगेटिव आएगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा, ऐसे ही था। तो 14 में है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ ऑप्शन नंबर सेकंड डेरिवेटिव एट ए इज लेस देन 0। ठीक है जी, क्लियर, और कोई और है, नहीं है, तो चलें ब्रेक करते हैं, तो 7:30, अब फिर 3 मिनट और निकल गए, ऐसे करते हैं 7:35 पे रीज्वाइन करेंगे, 7:35 पे रीज्वाइन करते हैं।